हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज 27 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक है, तो तबला इसका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट में देखा जाए तो वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति को कवर करके जरूर जाइएगा। और इसको मैं जो है आज मैं इस सेशन में जो है आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ पहले फैक्टों को देख लेते हैं। जाकिर हुसैन जो कि भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय तबला वादक थे। इनके पिता जो कि उस्ताद अल्लाह रखा जो कि यह भी जो है एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। अल्लाह रखा का जो है पुत्र है जाकिर हुसैन। वह देखें तो जाकिर हुसैन को जो है 1988 में पद्मश्री पुरस्कार और 2002 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1990 में प्रदान किया गया था। तो इन पुरस्कारों को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। ये वाद्य यंत्र है अभी एवं उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों को कवर कर लेते हैं। जैसे कि देखें तो संतूर वादक में देखें तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि और भजन सुपारी, ये दोनों जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। नेक्स्ट बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। नेक्स्ट तबला वादक में देखें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान और पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सभी जो कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट देखें सरोद वादक तो अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुधादेव दास गुप्ता, ये सभी जो है प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। नेक्स्ट शहनाई वादक में देखें तो बिस्मिल्लाह खान और कृष्णा राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, ये जो हैं प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध सितार वादक देखें तो सितार वादक जो है पंडित रविशंकर और शहीद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ये सभी जो है प्रसिद्ध सितार वादक हैं। सारंगी वादक देखें तो शंकु खान और पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, ये सभी जो है प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। प्रसिद्ध बीना वादक देखें तो जियाउद्दीन डागरा, अय्यागिरी श्याम सुंदर और दुराई स्वामी अयंगर, ये सभी जो हैं प्रसिद्ध बीना वादक हैं। नेक्स्ट देखें तो रुद्र बीना वादक जो कि असद अली खां हैं। मोहन बीना और नीचे बाइलिन प्रसिद्ध वादक दिए गए हैं। तो बाइलिन प्रसिद्ध वादक देखें तो श्री गोपाल कृष्ण जो कि प्रसिद्ध बाइलिन वादक हैं। नेक्स्ट श्रीमती M राजन और NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन और BG जोग और लाल गुड़ी जयरामन, ये सभी जो है प्रसिद्ध बाइलिन वादक हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रत्येक शिफ्टों में 1 से 2 क्वेश्चन डिफिनेट देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ये प्रॉपर कंफर्म तो नहीं मिल पाई थी इसका क्वेश्चन। तो आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा लेता हूँ। आप देख लीजिएगा कि कौन से युद्ध के बारे में आपको पूछा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखें तो यह जो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 69 तक हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे वह बरेलास्ट थे। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के मध्य हुआ था और यह समय जो गवर्नर थे वह वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के मध्य होता है, जो कि इसमें गवर्नर जो थे कार्नवालिस थे।
ये दोनों जो युद्ध होता है वह हैदर अली के द्वारा किया जाता है, जबकि ये दोनों जो युद्ध है टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ी जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 4 मई 1799 को होती है, इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं। और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें जो ब्रिटिश गवर्नर थे वह ब्लेजली थे। तो इन फैक्ट में से आप देख लीजिएगा कि आपको जो है किस रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने इन चारों युद्धों को जो है पहले ही कवर करवा दिया था, तो इसलिए कहते हैं जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दिया जा रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखेगा। तो चलिए कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख दो। प्रथम मराठा आंग्ल मराठा युद्ध भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो शायद आने वाले दिनों में जो है पूछा जा सके। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखें तो यह जो है 1775 से 82 के मध्य हुआ था। यह जो है सूरत की संधि के साथ शुरू हुआ था और सलबाई की संधि के तहत जो है यह समाप्त हुआ था। वहीं देखें तो द्वितीय मराठा युद्ध जो कि 1803 से 5 के मध्य हुआ था, इसमें जो है ब्लेजी का कार्यकाल था, यानी कि लॉर्ड ब्लेजली जो कि वाइसराय थे, यानी कि गवर्नर थे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 19 के मध्य होता है, इसमें लॉर्ड हार्डिंग जो थे गवर्नर जनरल थे। इनका जो लॉर्ड हार्डिंग का जो समयकाल था वह 1813 से 23 तक था। और वहीं देखें तो ये जो दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था, यह जो मैसूर युद्ध जो शांत हुआ था वह मंगलोर की संधि के तहत, और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम का ध्यान में तो नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि बाकी आपके ऑप्शन में जो है किस रूप में पूछे गए थे, तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 126 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 26 में जो है किसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 126 जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। तो कार्यवाहक मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उसका प्रावधान किया गया है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इसका करेक्ट आंसर होता। मैंने इन सभी प्रमुख अनुच्छेदों को जो है पहले ही आपको कवर करवा दिया था। तो चलिए कुछ अन्य प्रमुख अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 125 में देखा जाए तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 126 में जो कि मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किया जाना है इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 27 में जो है तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का से संबंधित है। अनुच्छेद 128 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों की सेवानिवृत्ति और न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 देखें तो संसद के सदनों की संयुक्त जो अधिवेशन होती है उसका उल्लेख किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 110 में जिसमें धन विधेयक से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के अनुसार जो है लोकसभा के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा जो है पेश किया जाता है। तो इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस मौलिक अधिकार को जो है अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया था। तो अनुच्छेद 19 से जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि अनुच्छेद 19 का F में वर्णित था। यह जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 19 के एक के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। वहीं देखें तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है अनुच्छेद 19 को जो है निलंबित करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 358 के तहत जो है अनुच्छेद 19 को भी निलंबित किया जा सकता है। यह तभी निलंबित होता है जब किसी विशेष हिस्से क्षेत्र पर जो है युद्ध या बाहरी आक्रमण का गतिविधि के बारे में पता चले गए, या आंतरिक विद्रोह हो, सशस्त्र विद्रोह हो, तो इस आधार पर जो है अनुच्छेद 19 को जो है निरस्त किया जाता है अनुच्छेद 358 के तहत। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो शिलालेख थे वह अधिकांश देखा जाए तो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। तो प्राकृतिक भाषा इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को देखें। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख में देखा जाए तो 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, प्राकृतिक, यूनानी और आरमेयिक। ये तीनों भाषाएं जो हैं ज़्यादातर जो है प्रयोग किए गए हैं, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो कि प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें तो प्राकृतिक शिलालेख में जो है मुख्य रूप से खरोष्टी एवं ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही किया गया था। देखें तो अशोक के शिलालेख जो कि ब्राह्मणी
खरोष्टी, ग्रीक और अरमेइक, इन 4 लिपियों में जो है प्राप्त हुए हैं। भाई देखें तो ग्रीक एवं अरमेइक लिपि का अभिलेख जो कि अफगानिस्तान से, और खरोष्टी लिपि जो है यह उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से, शेष जो लिपि जो ब्राह्मणी है जो कि भारत के से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई देखें तो अशोक के जो शिलालेख हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 3 भाग हैं, शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और गुहालेख, इन 3 भागों में जो है अशोक के शिलालेखों को विभक्त किया गया है। अशोक के शिलालेखों की जो खोज है 1750 ईस्वी में पैंथेरी पैंथर के द्वारा जो है किया गया था। इसकी जो कुल संख्या है वह 14 है, यानी कि शिलालेखों की संख्या जो अशोक के शिलालेखों की जो खोज किया गया है उनकी जो संख्या है वो कुल 14 है। नेक्स्ट देखें तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने में पहली जो सफलता है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी, यानी कि अशोक के शिलालेख को पहले पढ़ने में जो है प्रथम जो सफलता प्राप्त हुआ था जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ था 1837 में। यानी कि जेम्स प्रिंसेप पहले व्यक्ति थे जो कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफल हुए थे। नेक्स्ट देखें तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। श्रीलंका का प्राचीन नाम जो कि सिलोन है, यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो अशोक ने जो है आजीविकों को रहने हेतु बराबर में जो है पहाड़ियों के 4 गुफाओं का निर्माण करवाए थे। ये जो 4 गुफा थे कर्ज, चौपार, सुदामा और भीष्म झोपड़ी, ये जो थे बराबर की पहाड़ियों में इन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, जिनका ये नाम है, तो ये नाम भी ध्यान में रखिएगा। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ द ऑनर पुरस्कार 2023 से किन्हें प्रदान किया गया था। तो यह पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान, यह जो है ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है जो कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है पुरस्कार है। यह जो पुरस्कार है ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारूपोलू के द्वारा जो है इनको प्रदान किया गया था। यानी कि ग्रीस के जो वर्तमान में जो उस समय राष्ट्रपति थे कैटरीना एन सकेलारूपोलू, इन्हीं के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी के जो प्रमुख कारण हैं वो आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कौन से दिए गए थे। बेरोजगारी के मुख्य कारणों में देखा जाए तो अधिकांश देखा जाए तो जनसंख्या इसका मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखें तो निम्न कौशल स्तर और नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमी आर्थिक वृद्धि विकास और पूंजी की कमी इत्यादि, ये सभी जो है मुख्य कारण है। भारत में देखा जाए तो अधिकांश गांवों में जो है बेरोजगारी का स्तर देखने को मिलता है। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता देश कौन रहा था। तो फीफा वर्ल्ड कप से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रॉपर इस रूप में नहीं प्राप्त हो पाए थे, क्वेश्चन तो प्रॉपर नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है किस रूप में पूछे गए थे। तो फीफा वर्ल्ड कप देखा जाए तो 2022 का जो है फीफा वर्ल्ड कप जो कि 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है कुल 32 पुरुष देशों ने भाग लिया था। वह देखें तो इस में जो है फ्रांस को हराकर जो है अर्जेंटीना यह टूर्नामेंट अपने नाम जो है किया था। यह जो अर्जेंटीना का तीसरा खिताब था। तो इन फैक्ट को देख लीजिएगा कि इनमें से आप कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट देखें तो फीफा महिला विश्व कप जो कि 9वां संस्करण था, जो कि जिसकी शुरुआत जो है 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2023 के मध्य किया गया था। वह देखिए इसकी जो मेजबानी था ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था। यानी कि महिला विश्व कप 2023 का जो हुआ था फीफा का, उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था। और इसके विजेता जो रहा था वह स्पेन देश रहा था, जो कि इसका पहला खिताब था। वहीं देखें तो इसका रनअप यानी कि उपविजेता जो कि इंग्लैंड रहा था। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है किससे पूछा गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
सो ये जो कुछ है दोस्तों आपको आगामी खेल प्रतियोगिताएं दे दी गई हैं, तो आप इन्हें भी एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाली एग्जाम है। जैसे कि देखें तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि पेरिस 2024 में इसका आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि लॉस एंजल्स में जो है इसका आयोजन किया जाना है, जो कि 28 में इसका आयोजन किया जाएगा। लॉस एंजल्स 2028 और पेरिस जो कि 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा 34वां 28 में। नेक्स्ट देखें तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो कि मिलान इटली में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाना है 2026 में। नेक्स्ट 20वां एशियाई खेल जो कि जापान में इसका आयोजन किया जाना है 2026 में। नेक्स्ट 23वां फीफा विश्व कप जो कि यूएसए, कनाडा और मैक्सिको इसको संयुक्त रूप से करेगी, इसका आयोजन जो है 2026 में किया जाएगा। नेक्स्ट पुरुष T20 विश्व कप जो कि वेस्ट इंडीज इसकी मेजबानी करेगा और यूएसए, इन दोनों के मिलकर जो है पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन करेंगे, जिसका आयोजन 2024 में होना है। नेक्स्ट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा 2025 में। नेक्स्ट 16वां हॉकी विश्व कप जो कि पुरुष और महिला दोनों को जो है बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड इसकी मेजबानी करेगा 2024 में। नेक्स्ट 20वीं बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि मेजबानी जो भारत के द्वारा किया जाएगा 2026 में यह होना है। तो ये कुछ प्रमुख आगामी खेल प्रतियोगिता हैं, तो इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भरतनाट्यम नृत्य के जनक कौन है? तो भरतनाट्यम नृत्य के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं भरत मुनि को जाना जाता है, तो भरत मुनि इसका करेक्ट आंसर होता है। भरतनाट्यम जो कि एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जिनके जनक भरत मुनि को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है, तो 74.04% इसका करेक्ट आंसर होता है। जैसा कि दोस्तों प्रत्येक शिफ्टों में देखा जाए तो जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं, तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, तो जनगणना 2021-11 जो है जरूर कवर करके जाइएगा। तो चलिए इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को देखें तो भारत की जो साक्षरता दर था वो 74.04%, जबकि पुरुषों की जो था वह 82.14% था, जबकि महिलाओं का साक्षरता दर जो कि 65.46% था। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। जनगणना से संबंधित जो है मैंने पिछला सेशन में आपको कवर करवा दिया था, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है, तो केल्विन इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये कुछ हिंदी के प्रमुख क्वेश्चन है जो कि पूछे गए थे, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि कछुआ का तत्सम रूप पूछा गया था, तो कछुआ का जो तत्सम होता है वह कच्छप होता है, तो कच्छप इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट आर्थिक का तत्सम पूछा गया था, तो आर्थिक का जो तत्सम होता है अरातिका या अरार्तिक होता है। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शहर का विलोम शब्द पूछा गया था, तो शहर का जो विलोम शब्द होता है ग्रामीण होता है, और हाजिरी का विलोम शब्द पूछा गया था, तो गैर हाजिरी इसका होता है। नेक्स्ट रात्रि में घूमने वाला के लिए जो एक शब्द जो है निशाचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुहावरे से संबंधित पूछा गया था कि अपना घर मानना, तो अपना घर मानना मुहावरे का जो अर्थ होता है संकोच की भावना न रखना, यानी कि दूसरे की घर को भी अपना ही मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जहर उगलना मुहावरे का जो अर्थ होता है अपमानजनक बातें करना। नेक्स्ट पूछा गया था खिड़की का पर्यायवाची शब्द, तो खिड़की का जो पर्यायवाची शब्द होता है खिड़की, झरोखा, बतायन, गबाच, दरीचा और रोशनदार, ये सभी जो कि खिड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट जो है बदमाश का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इस रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बदमाश का पर्यायवाची आपको बता देना, आप देख लीजिएगा। इस रूप के अलावा जो आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो बदमाश का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं बदमाश, दुष्ट, खल, दुर्जल, गुंडा, ये सभी जो कि बदमाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसके विपरीत रूप में जो आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें।
और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी नोटिस वगैरह आती रहती हैं उसकी भी जानकारी जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।